हेलो वेलकम टू एकेडमी लेंस गाइस। आज का ये वीडियो आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सर्फेसेस। गाइस जैसा आपको पता है कि चैप्टर नंबर 4 से पहले आपको क्या चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3 तक की क्लासेस दी जा चुकी हैं और उनके फ्री वीडियोस आप क्या देख सकते हैं। तो गाइस चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, और देखेंगे कि डायग्राम में हम कैसे इन चीज़ों को क्या रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो देखिए क्या होता है। देखिए सपोज करिए आपके पास एक मीडियम है। अब आपके पास एक क्या है, रे ऑफ लाइट है। अब कोई एक रे ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम से किसी सेकंड मीडियम में जाती है तो उसमें क्या है, डेविएशन होता है। तो इसी को आप बोलते हो रिफ्रैक्शन। अब देखिए सपोज करिए, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, सपोज करिए एक हम कटोरी ले लेते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक कटोरी है। अब इसमें देखिए क्या है, पानी इसके अंदर रखा गया है। अब रे ऑफ लाइट क्या करेगी, पहले ये इधर ऊपर का जो पोर्शन है वो क्या है, ऊपर के पोर्शन में आपका एयर। अब एयर से किस में रे ऑफ लाइट जाएगी, वाटर के अंदर। तो मीडियम क्या हुआ, चेंज हुआ। मतलब एयर से वाटर के अंदर क्या गई, आपकी रे गई। मतलब जब रे ऑफ लाइट क्या है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसमें डेविएशन आता है। तो गाइस कैसे डेविएशन आएगा, किस तरीके से आएगा, वो अभी हम फिगर्स में देखेंगे। तो सिंपल टर्म्स में आप डेफिनेशन को लिख देंगे। कोई रे ऑफ लाइट है वो वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाएगी तो उसमें जो डेविएशन होगा तो इसी को आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कह दोगे। तो देखिए क्या हो रहा है, आप अगर आप डेफिनेशन को सिस्टमैटिक वे में लिखेंगे तो देखिए कैसे आएगी। आप देख सकते हैं लिखा गया है, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लाइट। द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लाइट मतलब जो लाइट है उसके डायरेक्शन में क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। पाथ मतलब जिस रास्ते वो जा रही है उसमें क्या होगा, चेंज होगा। व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी, और इसी को आप बोल दोगे रिफ्रैक्शन। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है और बहुत ही सिंपल स्टेप में आपकी लिखी गई है। बस आपको क्या एक सिस्टमैटिक वे में लिखना है। बस मेन चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जो रे ऑफ लाइट है वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाएगी, इसको आप रिफ्रैक्शन बोल दोगे। ये चीज आप अपने दिमाग में बसा के रखोगे। और उसके बाद जैसे क्या ये सिस्टमैटिक लैंग्वेज है, इसको कोशिश कीजिए कि आप क्या इसको लर्न कर लें। यदि इनकेस लर्न नहीं हो पाता है तो आप क्या करेंगे, अपने एग्जाम में क्या अपनी लैंग्वेज में क्या है लिख सकते हैं, उससे भी आपको क्या मार्क्स वगैरह मिल जाएंगे। तो गाइस ये तो बात हो गई आपके रिफ्रैक्शन की। अब बात आती है कि डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक ये प्लेन सरफेस है। हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास क्या प्लेन सरफेस है। तो ये आप देख सकते हैं इधर इधर और इधर आपके 3 प्लेन सरफेस हमने लिए हुए हैं। अब हम देखिए क्या करते हैं, जैसे अब अगर हम इस वाले सरफेस को ले लें तो देखिए हम क्या करेंगे, हम देखिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो भी सरफेस है उस सरफेस पे सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल ड्रॉ क्यों करेंगे ये समझिए। तो देखिए नॉर्मल ड्रॉ इसलिए करते हैं, जैसे सपोज करिए एक रे ऑफ लाइट क्या है आपकी इस तरीके से इंसिडेंट हुई। एक रे ऑफ लाइट क्या है, इंसिडेंट हुई सरफेस पर। अब जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होगी वहां पर नॉर्मल खींचा जाता है। क्यों खींचा जाता है ये समझेंगे आप। देखिए यहां पर नॉर्मल खींच लेते हैं, बताते हैं वो क्यों खींचेंगे। देखिए जैसे हमने यहां पर क्या है, नॉर्मल इस तरीके से क्या है ड्रॉ कर लिया। ये डॉटेड हम क्या है ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपका जो नॉर्मल है वो डॉटेड फॉर्म में क्या है ड्रॉ कर लिया जाता है। अब देखिए हम सपोज कर लेते हैं जो ऊपर वाला मीडियम है जहां से रे आ रही है वो एयर है, और जो नीचे मीडियम है वो हम कंसीडर कर लेते हैं वो ग्लास है। अब इसके जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, ग्लास के कंपैरिजन में दूर दूर होते हैं। तो इसको आप बोलेंगे रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। और इसको आप बोलोगे डेंसर मीडियम। तो ये तो आपको बात समझ में आएगी भाई, एक ऊपर वाला रेयरर मीडियम है और जो नीचे वाला वो क्या है, डेंसर मीडियम है। अब देखिए ध्यान रखने की बात यह है कि जब रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर में जाती है, क्या बोल रहा हूं, रेयर से डेंसर में जाती है। जब रेयर से डेंसर में रे ऑफ लाइट जाती है तो फिर ये जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल के टुवर्ड्स क्या है, बेंट हो जाती है। नॉर्मल क्या है, ये है आपका नॉर्मल, क्या है आपका ये है। तो देखिए थोड़ा हम इसको इरेज करते हैं और ग्लास को थोड़ा इस साइड लिखते हैं। तो जैसे हम इधर ग्लास लिख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं डेंसर।
अब देखिए एक्चुअल में जो रे ऑफ लाइट है वो कैसे जानी चाहिए थी, यदि सेम मीडियम होता तो रे ऑफ लाइट क्या है, इस तरीके से सीधी निकल जाती। बट यहां पर हो क्या रहा है कि मीडियम क्या चेंज हो गया। जब मीडियम चेंज हो गया और रेयर से डेंसर में जा रही है तो रे ऑफ लाइट क्या है, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाएगी। तो नॉर्मल किधर है, इधर नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है। और अगर ये आपका नॉर्मल है तो नॉर्मल के टुवर्ड्स इसको क्या करना है, बेंड करना। तो ये नॉर्मल टुवर्ड्स हमने इसको क्या कहते हैं, बेंड कर दिया। तो रे ऑफ लाइट का जो पाथ है वो ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि डायग्राम आपको इस तरीके से बनाना है। बहुत ही सिंपल स्टेप में मैंने आपको बताया, बस ध्यान रखना है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट जाएगी। तो आप यहां देख सकते हैं रेयर मीडियम ऊपर लिया है, डेंसर नीचे लिया है। जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल के टुवर्ड्स हो जाएगी, और जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से क्या है, अवे हो जाएगा। बस इतना चीज आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सेकंड डायग्राम हम देख लेते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, ऊपर डेंसर मीडियम ले लेते हैं और नीचे रेयर मीडियम ले लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, यहां डेंसर ले लेते हैं और यहां आपका क्या रेयर मीडियम ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, रे ऑफ लाइट पहले इंसिडेंट कराएंगे। तो जैसे ये रे ऑफ लाइट आपकी क्या इंसिडेंट की गई, अब आप क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई सरफेस पर वहां पे हम नॉर्मल बनाएंगे। तो इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल डॉटेड फॉर्म में क्या है ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका देखिए नॉर्मल क्या है, ड्रॉ हो रहा है। अब ये नॉर्मल आपका ड्रॉ हो रहा है। अगर इसमें क्या होता, अगर मीडियम सेम होता दोनों जगह, जैसे हमने ऊपर क्या लिया है, ग्लास लिया है और नीचे क्या लिया है, एयर लिया है। अगर दोनों तरफ सेम मीडियम होता तो रे ऑफ लाइट क्या है, अपने पाथ पर जैसे आ रही थी वैसे क्या है चली जाती। लेकिन यहां पर क्या है, मीडियम चेंज हो गया है। तो फिर क्या होगा, देखिए डेंसर से रेयर में जा रही है तो ये जो रे ऑफ लाइट है वो आपकी नॉर्मल से क्या हो जाएगी, अवे हो जाएगी। नॉर्मल से दूर जाना है। अब देखिए नॉर्मल क्या है, ये है आपकी लाइन नॉर्मल। अगर आपकी ये लाइन नॉर्मल है, ध्यान से देखिए ये लाइन क्या आपकी नॉर्मल है। अगर ये लाइन नॉर्मल है तो नॉर्मल से दूर जाना है। तो दूर किधर जाओगे, उस साइड जाओगे। और अगर उस साइड जाओगे तो क्या होगा, तो रे ऑफ लाइट इस तरीके से आपकी चली जाएगी। मतलब ओवरऑल बात यह है कि जो उसका एक्चुअल पाथ होना चाहिए था उससे अगर आप इधर कर दोगे तो अवे हो जाएगा, और इसके इधर कर दोगे तो क्या है, इसके टुवर्ड्स हो जाएगा। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो ये आपके दो डायग्राम हो गए। डायग्राम फर्स्ट हो गया इधर आपका, और ये आपका डायग्राम नंबर 2 हो गया। अब ये तीसरी कंडीशन देखिए क्या हो सकती है और क्या पॉसिबल कंडीशन हो सकती है वो समझिए। जैसे ये हमारे पास एक सरफेस है। अब देखिए रे ऑफ लाइट क्या कर सकता है, रे ऑफ लाइट इसके परपेंडिकुलर भी क्या है जा सकता है सरफेस की। अगर रे ऑफ लाइट सरफेस के परपेंडिकुलर जा रहा है तो देखिए अब आप इस पॉइंट पर नॉर्मल बनाओगे। अगर इस पॉइंट पर आप नॉर्मल बनाओगे तो नॉर्मल भी क्या है, इसी लाइन के ऊपर ही जाएगा। जब रे ऑफ लाइट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा तो देखिए परपेंडिकुलर होने के कारण ये जो रे ऑफ लाइट है ये पाथ को डेविएट किए बिना सीधा क्या है अपना निकल जाएगा। और अगर ये सीधा निकल जाएगा तो जैसा रे आया था वैसा क्या है निकल जाएगा। बस ये ध्यान रखना, ये क्या कंडीशन है, जब ये रे ऑफ लाइट क्या है नॉर्मल फॉल कर रही है, मतलब नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है। ये चीज बस आपको ध्यान रखना है। अब इसी जगह आप कोई भी मीडियम ले सकते हो, कोई यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे कोई भी मीडियम कोई दिक्कत नहीं है, चाहे यहाँ पे रेयरर हो चाहे यहाँ पे डेंसर हो, ये चेंज इंटरचेंज हो सकता है, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे हमने कोई मीडियम फर्स्ट ले लिया, यहाँ पे कोई मीडियम नंबर 2 ले लिया, उससे कोई भी यहाँ पर क्या फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मल इंसिडेंस के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि भाई कैसे आपके डायग्राम बनने हैं, किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। अब गाइस ये तो चीज़ आपको देखिए समझ में आ गई, लेकिन इसके अलावा मैं आपको कुछ और चीजें समझाना चाहता हूं इसी डायग्राम पे। तो देखिए समझने की बात देखिए क्या है, जो रे आपकी क्या है सरफेस पर गिरती है, जो रे आपकी सरफेस पर गिरती है उसको आप देखिए क्या बोलते हैं। जो रे आपकी सरफेस पर गिरेगी उसको आप बोलोगे इंसिडेंट रे। क्या बोलोगे आप, इंसिडेंट रे। जो रे आपकी सरफेस पे गिरती है उसको आप बोलते हो इंसिडेंट रे। अब देखिए जो रे आपकी पास हो जाती है उसको आप बोलते हो रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हो, रिफ्रैक्टेड रे।
ध्यान रखेंगे इंसिडेंट रे, जो रे आपकी सरफेस से गिर रही है, जो पास हो जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हो। और जैसे आपका ये जो ग्लास है ये आपका रेयर है, तो ग्लास आपका डेंसर मीडियम हो जाता है और जो आपका एयर है वो आपका रेयरर मीडियम हो जाता है। और गाइस एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, रेयरर और डेंसर की जो हम बात कर रहे हैं आपसे, ये आप चीज़ बहुत अच्छे समझ लो, नहीं तो आप क्या एग्जाम में गलत कर दोगे। देखिए रेयरर में देखिए क्या होगा, जब हम दो मीडियम को कंपेयर करते हैं, ध्यान से सुनिए, जब हम दो मीडियम को कंपेयर करते हैं तो उन दोनों मीडियम को कंपेयर करते समय ये बात आपको ध्यान रखनी है, जिसके मॉलिक्यूल क्या है, 4 होते हैं, जिसके मॉलिक्यूल 4 होते हैं वो रेयरर मीडियम होता है, और जिसके मॉलिक्यूल क्या है, डेंस पोजीशन में होते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल जो डेंस पोजीशन में होते हैं उसको कहते हैं आप डेंसर मीडियम। ये चीज आप बहुत अच्छे से क्या ध्यान रखेंगे। हेलो, वेलकम टू अकेडमीलेस गाइस। आज का ये लेक्चर है आपका लेक्चर नंबर 2, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। गाइस जैसा आपको पता है कि प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर आपका अपलोड किया जा चुका है, और उसमें आपके जो इनिशियल स्टेज की जो कंडीशन थी वो सब कुछ डिस्कस कर दी गई हैं। तो गाइस आज हम डिस्कस कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। तो गाइस जैसा आपको पता है कि लास्ट टर्म पर मैंने आपको बताया था कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर में जाएगी तो क्या होगा, और रेयरर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, और नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो क्या होगा। तो ये मैंने आपको बताया था गाइस। उसी बेसिस पर सबसे पहले आपको क्या डायग्राम समझना है। यदि आपने डायग्राम समझ लिया फिर आपका जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है वो इतना इजी हो जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। तो गाइस जैसा मैंने आपको डायग्राम बताया था लास्ट टर्म पर कि रे ऑफ लाइट अगर आपकी रेयरर मीडियम से डेंसर में जाती है तो जो इंसिडेंट रे होती है वो आपके नॉर्मल के टुवर्ड्स क्या है, बेंट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऊपर क्या है डाली गई, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऊपर ये रे जाती है। फिर यहां से क्या है, ये रे क्या सीधा जाना चाहिए था, बट जैसा आपको पता है कि रेयरर से डेंसर जा रही है तो क्या है, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाएगी। तो नॉर्मल ये तो इसके टुवर्ड्स क्या है, बेंड हो गई। और गाइस अब आपको देखिए कुछ और चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, वो आपको बहुत अच्छे समझना है। देखिए इंसिडेंट रे का नॉर्मल से जो एंगल होता है, इंसिडेंट रे का जो नॉर्मल से एंगल होता है उसको कहते हैं आप इंसिडेंट एंगल। इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं आई से। इसके देखिए दो नाम है, दो नाम ध्यान से समझ लीजिए। देखिए पहला नाम आपका होता है इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, और इसी को कुछ बुक में लिखा रहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए दोनों चीजें सेम है, कुछ भी इनमें अंतर नहीं है, दोनों को ही आप क्या है आई से क्या है रिप्रेजेंट करते हो। सिमिलरली नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल होता है उसको रिप्रेजेंट करते हो आप आर से, और उसको आप बोलते हो रिफ्रैक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो नॉर्मल ये है आपका, तो नॉर्मल से जो एंगल आपका ये होगा उसको रिप्रेजेंट करोगे आप आर से, तो ये आपका हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये आपका डायग्राम अब क्लियर है। अब डायग्राम के बेसिस पर बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं दोनों लॉस को। देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए फिगर में देखिए, सिर्फ आपको देखिए क्या लिखना है, इंसिडेंट रे है आपको दिख रहा है, आपको रिफ्रैक्टेड रे दिख रहा है, आपको नॉर्मल दिख रहा है। ये तीनों क्या है आपके, ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, ये तीनों आपके आप देख सकते हैं कि सेम प्लेन में। अगर ये आपके सेम प्लेन में तो वही चीज आपकी फर्स्ट लॉ में लिखी गई है। तो आप देखिए पढ़ सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए क्या लिखा हुआ है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो तीनों का तीनों क्या है, सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट लॉ हो जाता है, और आप इसको क्या है बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है लिख सकते हैं। तो गाइस ये फर्स्ट लॉ आपको समझ में आया होगा कि ये जो आपके तीनों हैं, ये तीनों के तीनों क्या है, सेम प्लेन में क्या है लाई करते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों आपके सेम प्लेन में लाई करेंगे। अब इसका देखिए सेकेंड लॉ क्या है। सेकेंड लॉ देखिए क्या है, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका आप साइन लोगे, और जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, इसका आप क्या साइन लोगे, दोनों का रेशियो लोगे, और इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या आने वाला है, कांस्टेंट आने वाला है। तो इसके जो रेशियो अगर आप कांस्टेंट लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताया कांस्टेंट होगा, और ये जो आपका कांस्टेंट आता है ये कांस्टेंट आपका इक्वल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। किसके इक्वल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं
म्यू से। तो अब आप जैसे कंसीडर कर लीजिए ये आपका मीडियम नंबर क्या है, फर्स्ट है, और ये आपका मीडियम नंबर 2 है। अब देखिए रे कहां से कहां जा रही है, रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, इसलिए आप लिखेंगे 1 म्यू 2। ये चीज बस आपको ध्यान रखनी है कि कहां पर 1 आना है, कहां पे 2 आना है। तो आपकी जिस मीडियम से जाएगी 1 से जा रही है, कहां जा रही है, 2 में जा रही है, तो आप लिखेंगे 1 म्यू 2। और म्यू को क्या बोलोगे आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए कुछ बुक में देखिए क्या हो सकता है वो समझिए आप। कुछ बुक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से, और कुछ बुक में रिप्रेजेंट करेंगे एन से। 1 म्यू 2 भी लिख सकते हैं और 1 एन 2 भी लिख सकते हैं। तो मतलब आपको क्या है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं कि भाई 1 म्यू 2 लिख दिया या 1 एन 2 लिख दिया, कुछ भी लिख दें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों चीजें आपके रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1 म्यू 2 भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और 1 एन 2 भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। गाइस अलग अलग बुक में क्या अलग अलग चीजें ये आपके आगे आने वाले समय में सामने आ सकते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए यदि आप क्या इस लॉ को देखें सिस्टमैटिक लैंग्वेज, तो देखिए क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखिए। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड आर आई। आर आई को कहते हो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान रखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शॉर्ट में हम लोग क्या है, आर आई लिख देते हैं। तो गाइस ये जो आपको टॉपिक है उम्मीद है काफी अच्छे समझ में आया होगा। यदि कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और गाइस इसका जो फ्री नोट्स है वो हमारे क्या व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेज पर, और इसके अलावा क्या है जो हमारा फेसबुक ग्रुप है उस पर भी डाला गया है। तो आप इनके जो नोट्स हैं वो फ्री में देख सकते हैं। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन मिलता है क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। और गाइस वीडियो होने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से, तो मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ। गाइस जो हमारा नंबर है वो हमारे फेसबुक पेज पर है। तो गाइस जैसे ही आप फेसबुक पेज को लाइक करते हैं तो आपके सामने हमारा नंबर अपीयर हो जाता है। तो गाइस फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस पर जाकर क्लिक कीजिए और आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और गाइस चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। हेलो वेलकम टू अकेडमिलियंस। गाइस आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है एंड कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। गाइस जैसा आपको पता है कि ये आज आपका लेक्चर नंबर 3 है और इसके प्रीवियस 2 लेक्चर हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। गाइस इन दोनों प्रीवियस लेक्चर को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए और सभी वीडियोस को आप देख लीजिए। अब गाइस हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो गाइस मैंने आपको लास्ट टर्म पर बताया था कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, उसमें आपको सेकंड लॉ मैंने आपको बताया था। सेकंड लॉ आपको बताया गया था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में साइन आई अपॉन साइन आर जो होगा वो कांस्टेंट होगा और इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी होगी 1 म्यू 2। ये आपको बताया गया था। अगर ये आपको ध्यान है तो बिल्कुल आप अब डेफिनेशन बहुत ही आसानी से लिख सकते हो। और मैंने आपको यही बताया था डायग्राम बनाने के बाद कि आपका मीडियम फर्स्ट क्या है, इधर है, उसके बाद मीडियम सेकंड इधर है, और रेज आपकी क्या इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट होने के बाद आप नॉर्मल बनाते हो। नॉर्मल जब आप बनाओगे तो ये रे क्या है, अगर हम इधर डेंसर ले लें, इधर रेयरर ले लें, तो अगर आप रेयरर लोगे इधर डेंसर लोगे तो ये रे क्या है, ऐसे जाना चाहिए था। अब आप देख रहे हैं कि डेंसर से रेयरर में जा रही है। अगर डेंसर से रेयरर में जा रही है तो रे क्या है, नॉर्मल से अवे हो जाएगी। अगर नॉर्मल से अवे कर दोगे आप तो फिर रे इस तरीके से क्या है, मूव कर जाएगी। तो आपको बताया गया था कि अगर मीडियम 1 से सेकंड में जाती है तो आप लिखते हैं 1 म्यू 2। तो बस इसी के अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन बोलते हो। अब देखिए 1 म्यू 2 को आप क्या कहते हैं, आप कहते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ध्यान रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो बस इसी के बेसिस पे आप डेफिनेशन बोल देंगे। तो देखिए आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए आपको ये पूरी तरीके समझ में आ गया। अब गाइस इसको देखिए डेफिनेशन से रिलेट कीजिए, जो बताया वही चीज ऊपर क्या लिखी गई है, देखिए ध्यान से। The refractive index of second medium, the refractive index of second medium with respect to first medium is defined as the ratio of the sine of a angle of incidence in first medium to the sine of angle of refraction in second medium।
तो गाइस ये जो आपकी डेफिनेशन है काफी अच्छे से आपको क्लियर हो जाती है। गाइस बस ध्यान रखिएगा कि जो चीज जहां दिख रही है उसको वहां बोलना है। जैसे आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां दिख रहा है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अब आपको दिख रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां है, फर्स्ट मीडियम में, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, फर्स्ट मीडियम लिख देंगे। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है आपका, सेकंड मीडियम, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, सेकंड मीडियम लिख देंगे। तो बस इसी बेसिस पर आप ये डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हो। गाइस बस मेन चीज क्या है, आपको ये जो फॉर्मूला है ये बस आपको अगर ध्यान है तो फिर आप बहुत ही आसानी से डेफिनेशन क्या है लिख पाओगे। अब इसके बाद बात आती है कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन का क्या कारण है, क्यों होता है रिफ्रैक्शन। तो देखिए आपको पता है कि रे क्या है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है। और आपको पता होना चाहिए कि जब रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है और आपको दिख रहा है कि मीडियम क्या है, चेंज हो रहा है। अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, चेंज होगी। और स्पीड अगर चेंज होगी तो स्पीड चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो आंसर आप क्या लिखेंगे, आंसर आप लिखेंगे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। मतलब स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है इसलिए आपका जो रिफ्रैक्शन है वो अकर करता है। यदि स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होगा तो फिर रिफ्रैक्शन नहीं होगा। जैसे आप सपोज कर लीजिए आपका इधर एयर है और नीचे भी एयर है, अगर यहां पर एयर है तो इस केस में क्या है, आपको पता है कि रे जैसा जाएगी वैसा ही निकल जाएगी, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब रे अगर इस तरीके से जाएगी तो ये सीधा निकल जाएगी, क्यों, क्योंकि इस जगह क्या है, एयर एयर है। अगर आपका मीडियम चेंज होगा तो फिर स्पीड चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी तो फिर रिफ्रैक्शन हो जाएगा। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और गाइस यदि कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट हो सकता है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। और गाइस वीडियो एंड के डिस्प्ले आपको बताना चाहूंगा कि इसके जो फ्री नोट्स हैं वो आपको मिल सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर। आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप क्या फेसबुक पेज को जैसे ही आप लाइक करते हो तो लाइक करने के बाद आपके सामने जो नोट्स वगैरह हैं वो सब के सब अपीयर हो जाते हैं। और गाइस अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया। हेलो, वेलकम टू अकेडमी गाइस। आज है आपका लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन के कारण जो स्पीड ऑफ लाइट है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, इन पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो गाइस इस वीडियो में पूरी तरीके से हम सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसको भी हम देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा। तो गाइस इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, आपको पूरी तरीके से सारे पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, सारे पॉइंट को देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात आती है कि क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए पहले हम बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी का। तो देखिए फ्रीक्वेंसी में देखिए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्शन की वजह से चेंज नहीं होती है, कोई भी चेंज फ्रीक्वेंसी में नहीं आता। ये चीज आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में क्या है बसा लो। क्यों नहीं आता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है डिपेंड करता है सोर्स ऑफ लाइट पर, इसके अलावा किसी और पर डिपेंड नहीं करता है। इसके कारण क्या होता है कि रिफ्रैक्शन इस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं डालता और फ्रीक्वेंसी जैसा है वो वैसे ही बना रहता है। जैसा आपको पता है कि जो रे ऑफ लाइट है वो फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाने वाली है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पर कोई भी चेंज कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। बट इसके जो आपके वेवलेंथ है, स्पीड ऑफ लाइट है, इन पर चेंजेस आएंगे। तो देख लेते हैं हम यहां पर। तो यहां पर आप आसानी से देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ लाइट सो इट डज नॉट चेंज इन रिफ्रैक्शन। तो आपने ये फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट देख लिया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट का पॉइंट। तो देखिए स्पीड ऑफ लाइट में देखिए क्या ध्यान रखना है वो आप समझ लीजिए। अगर हम आपसे बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट वाले पॉइंट में, तो पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला आपका होता है v इक्वल टू एफ लैम्डा। v क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, f फ्रीक्वेंसी होता है और लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ होता है। तो v इक्वल टू एफ लैम्डा, यहां से आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा आपका v अपॉन एफ। तो लैम्डा आपका आ गया v अपॉन एफ। तो आपका वेवलेंथ आ चुका है। अब देखिए ध्यान से देखिए बहुत अच्छे से, पहला पॉइंट आपको डिस्कस करना है कि अगर रे ऑफ लाइट क्या है, रेयरर मीडियम से डेंसर में जाती है। मतलब रे ऑफ लाइट यदि रेयरर से डेंसर में जाती है, क्या बोला जा रहा है, रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, तो आपका स्पीड ऑफ लाइट और आपका वेवलेंथ दोनों का दोनों क्या होता है, डिक्रीज होता है। दोनों की वैल्यू क्या है, कम होती जाती है। ये चीज आप यहां पे बहुत अच्छे से देख लीजिए। और इसी के अगर हम अपोजिट करते हैं, अगर रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है, डेंसर से रेयरर में जाती है,
तो फिर ये दोनों वैल्यूज आपकी क्या करती है, इंक्रीज करती है, वैल्यूज बढ़ने लगती है। तो आप देख सकते हैं कि जो लैम्डा है और जो v है, इनकी वैल्यूज क्या हो जाती है, आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो ये पॉइंट आप बहुत अच्छे ध्यान रखेंगे, फ्रीक्वेंसी वाला, स्पीड ऑफ लाइट वाला, और इसके अलावा आपका जो वेवलेंथ वाला, ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। देखिए क्या होता है। तो देखिए बहुत ही आसान रिलेशन होता है कि म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, जहां म्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, सी क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीड ऑफ लाइट को। अब आपका बात होती है वी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये भी स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए ये जो सी है ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम होता है, और जो आपका वी है ये है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये चीज आपको बहुत अच्छे ध्यान रखना है। आप यहां पे देख भी सकते हैं, सी रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, एंड वी रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो गाइस ये दोनों पॉइंट्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। गाइस यदि कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। हेलो, वेलकम टू अकेडमिलियंस। गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि एक लाइट रे है वो उसको अगर हमको अनडेविएटेड रखना है तो उस केस में क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो हम कंडीशन चेक करेंगे, कोई लाइट रे जब वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाती है तो उसके अनडेविएट होने के क्या क्या केसेस हो सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, इस वीडियो में हम सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। गाइस जैसा आपको पता है कि आज है आपका लेक्चर नंबर 5, और इसके प्रीवियस जो 4 लेक्चर हैं वो आपको दे दिए गए हैं। गाइस इन लेक्चर को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जरूर विजिट कीजिए। तो चलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। जैसे अब बात आती है कि सबसे पहला टारगेट देखिए क्या है, टारगेट है कि जो लाइट रे है वो क्या होनी चाहिए, वो अनडेविएटेड होनी चाहिए। मतलब वो अपने पाथ से जैसी जा रही थी वो वैसी जानी चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास एक सरफेस है। अब यहां पर रे ऑफ लाइट क्या है, इंसिडेंट करती है इस पॉइंट ओ पर। तो ये लाइट रे में क्या, कोई भी डेविएशन नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर कोई भी डेविएशन नहीं है। तो इसी तरीके की कंडीशन आपके साथ होनी चाहिए, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन मार्क ये आता है कि अगर ऐसा करना है तो क्या कंडीशन हो सकती है। तो गाइस एक्चुअल में ये सारे पॉइंट मैं आपके साथ ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, बट उनको आपको क्या है, ध्यान नहीं होगा। देखिए क्यों ध्यान नहीं होगा अभी मैं आपको बताऊंगा, तो आप खुद ही कहें कि वास्तव में ये सारे पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं। बट अब यहां पर हमको जो ये टॉपिक है इसमें सिस्टमैटिक फॉर्म में पढ़ना है। तो देखिए इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो देखिए पहला केस आपका होता है नॉर्मल इंसिडेंस। क्या होता है पहला केस आपका, नॉर्मल इंसिडेंस। मतलब अगर हम रे ऑफ लाइट लें, यदि हम रे ऑफ लाइट लें और वो सरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट कराएं, जैसे ये हमारा सरफेस है, और अगर हम रे ऑफ लाइट इसके परपेंडिकुलर इंसिडेंट कराते हैं, तो आपको पता है कि जब रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर इंसिडेंट करती है तो रे ऑफ लाइट क्या, सीधा क्या है, पास हो जाती है। तो ये रे ऑफ लाइट क्या है, सीधा क्या है, पास हो जाएगी। जैसे ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये सरफेस है आपका, और ये आपका मीडियम फर्स्ट है, और ये आपका मीडियम सेकंड है। तो मीडियम फर्स्ट से जब रे ऑफ लाइट मीडियम सेकंड में आती है और अगर नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है तो उस केस में जो रे ऑफ लाइट है वो अपने रास्ते से क्या है, भटकेगी नहीं। मतलब जो रे ऑफ लाइट है वो क्या रहेगी, अनडेविएटेड रहेगी। और इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आप देख सकते हैं वो क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि इसी पॉइंट पे हमारा नॉर्मल क्या है, एग्जिस्ट करेगा। और इसी तरीके से यहाँ पर नॉर्मल यहाँ भी होगा, और यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या है, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट केस। जब आपका नॉर्मल इंसिडेंस का केस होगा तो उस केस में रे ऑफ लाइट क्या है, अनडेविएटेड रहने वाली है। अब देखिए दूसरा केस क्या हो सकता है। तो गाइस मैंने आपको डिस्कस किया था, अगर जो मीडियम है वो सेम रखते हैं, अगर सरफेस के दोनों तरफ मीडियम क्या करते हैं,
सेम रखते हैं तो फिर रे ऑफ लाइट क्या है, अनडेविएटेड रहेगी। जैसे सपोज करिए ये हमारा सरफेस है, अगर हम इधर एयर ले लेते हैं और इधर भी एयर ले लेते हैं और उसके बाद यदि रे ऑफ लाइट अगर हम यहाँ इंसिडेंट कराते हैं तो ये रे ऑफ लाइट क्या है, सीधा निकल जाएगी, मतलब इसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इस पर नॉर्मली बना देंगे कोई इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, मतलब यहाँ पर जो डेविएशन है वो कुछ भी नहीं होगा। मतलब यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर जो मीडियम है वो हमने क्या लिया है, सेम लिया है। तो गाइस ये दो कंडीशन है, पहली कंडीशन नॉर्मल इंसिडेंस और दूसरी कंडीशन है कि जो मीडियम है वो आपको क्या रखना है, सेम रखना है। अगर मीडियम सेम होगा तो फिर आपका जो डेविएशन है वो जीरो होगा, मतलब रे जो है अनडेविएटेड अपने पाथ से क्या रहेगी। तो गाइस ये दोनों पॉइंट आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। गाइस इसके जो फ्री नोट्स हैं वो आप हमारे फेसबुक पेज से, व्हाट्सएप ग्रुप से और फेसबुक ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। गाइस आप क्या करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जो भी लिंक दिए गए हैं सभी लिंक को क्या है लाइक एंड ज्वाइन कर लीजिए। और गाइस जो भी आपकी प्रॉब्लम्स नीचे आप कमेंटों से बता सकते हैं। और गाइस यदि आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। गाइस जो हमारा नंबर है वो फेसबुक पेज पर डाला गया है, तो गाइस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जो लिंक दिया है फेसबुक पेज का उसको आप क्लिक करके पेज को जैसे लाइक करते हैं तो आपके सामने हमारा नंबर अपीयर हो जाता है और उस नंबर के माध्यम से आप अपनी प्रॉब्लम को भी डिस्कस कर सकते हैं। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए शुभ लाते थे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। हेलो, वेलकम टू अकेडमिलियंस। गाइस आज है आपका लेक्चर नंबर 6 और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ इन टू मीडिया। मतलब अगर हमारे पास दो मीडियम है, जैसा आपको पता है कि जब रिफ्रैक्शन होता है तो उसमें दो मीडियम होते हैं, फर्स्ट मीडियम होता है और सेकंड मीडियम होता है। तो उनमें जो वेवलेंथ है उनमें क्या रिलेशन होने वाला है वो हम इस आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि वेवलेंथ का क्या रिलेशन होने वाला है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि रे ऑफ लाइट क्या है, किसी मीडियम 1 से किसी मीडियम 2 में क्या जाएगी। और सपोज करिए यहाँ पे वेवलेंथ लैम्डा है और यहाँ वेवलेंथ लैम्डा डैश है, तो आपको लैम्डा और लैम्डा डैश में क्या है रिलेशन क्या है फाइंड करना है। करना आपको ये है, ये तो बात आपको समझ में आ गई। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट मीडियम है वो क्या है, एयर है, और जो सेकेंड मीडियम है वो हमारे पास कोई एक सिंपल मीडियम है। तो आप देखिए क्या कर लीजिए, आप फर्स्ट मीडियम को एयर कंसीडर कर लीजिए और उसमें फ्रीक्वेंसी एफ, वेवलेंथ लैम्डा और स्पीड ऑफ लाइट को सी कंसीडर कर लीजिए। एयर है इसलिए स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। सिमिलरली आप एक कोई मीडियम कंसीडर कर लीजिए, उसमें आप फ्रीक्वेंसी एफ ले लीजिए, वेवलेंथ आप लैम्डा डैश ले लीजिए और स्पीड जो ले लीजिए आप वो हो जाएगा वी। अब देखिए आप यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको मैंने लास्ट टाइम पे बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो मीडियम में क्या है, चेंज नहीं होता है। मतलब जो फ्रीक्वेंसी एयर में होगा वही फ्रीक्वेंसी अदर मीडियम में होगा। तो इसलिए यहां पर क्या फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ एफ क्या है, सेम लिया गया है। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट मीडियम के लिए सेकंड मीडियम के लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखिए। फ्रीक्वेंसी देखिए क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा आपका सी अपॉन लैम्डा। फ्रीक्वेंसी आपका होगा सी अपॉन लैम्डा, इसको डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर सिमिलरली आप इस मीडियम के लिए रिलेशन लिखिए फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी होगा v अपॉन लैम्डा डैश, इसको आप डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर दीजिए। आप देखिए LHS में आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी f है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखिए क्या हो जाएगा आपका, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर आप इसको देखते हैं तो आपका देखिए c अपॉन लैम्डा की वैल्यू इक्वल हो जाएगी v अपॉन लैम्डा डैश के। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको लैम्डा फाइंड करना है। देखिए कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए क्या करिए, आप लैम्डा डैश फाइंड करिए। देखिए लैम्डा डैश आपका हो जाएगा v अपॉन सी लैम्डा। देखिए क्या किया, इस लैम्डा डैश को हमने क्या है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, c नीचे आ गया और ये लैम्डा ऊपर चला गया। तो देखिए v अपनी जगह, c इधर आ गया v बाई सी और लैम्डा इधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो लैम्डा डैश इक्वल टू हो गया v अपॉन सी इंटू लैम्डा। अब देखिए अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, लैम्डा डैश इक्वल टू लिखिए लैम्डा अपॉन जो ये आपका v है इसको आप क्या डिनोमिनेटर में ले आ सकते हैं। आप उल्टा सोचिए, आपको पता होगा कि जो सबसे नीचे टर्म होता है वो सबसे ऊपर जाता है।
तो देखिए ये जो टर्म है ये सबसे नीचे आ गया है। तो अब आपको पता है कि C अपॉन वी को आप क्या कहते हैं, C अपॉन वी को कहते हो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लैम्डा डैश इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन म्यू। म्यू क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आपका रिलेशनशिप आ गया लैम्डा के लिए। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो यही आपको निकालना था, रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ इन टू मीडियम। तो ध्यान रखेंगे जो रिलेशन आया है आपका वो आया लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू। मतलब आपके लिए देखिए क्या है, आपको क्या करना है, जब एयर में जो आपका वेवलेंथ है वो आपको लेना है और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करना है, तो आपका अदर मीडियम में जो वेवलेंथ है वो क्या है आपका आ जाएगा। तो गाइस ये आर्टिकल बहुत आसान है, बस आपको ध्यान ये रखना है फर्स्ट मीडियम आपको एयर लेना है, सेकंड मीडियम आप कुछ भी ले सकते हैं। फर्स्ट मीडियम आपने एयर लिया है तो स्पीड ऑफ लाइट को आपको सी लेना पड़ेगा और जो आपकी वेवलेंथ है वो आपको लैम्डा लेना है। फिर जब आप नेक्स्ट मीडियम में आएंगे तो आपको देखिए क्या करना है, आपको पता है मीडियम है इसलिए स्पीड वी। फिर जो आपका सेकंड मीडियम है उसमें आपको स्पीड v लेना है, जो आपको वेवलेंथ है वो लैम्डा डैश लेना है। फ्रीक्वेंसी आपका पहले की तरह f रहेगा क्योंकि मीडियम में फ्रीक्वेंसी कोई भी चेंज नहीं होता है। फिर आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट मीडियम के लिए, फिर आप फ्रीक्वेंसी वैल्यू निकालेंगे सेकंड मीडियम से। दो इक्वेशन हो जाएंगे, दोनों को आप देखेंगे कि दोनों में LHS f है तो दोनों को आप इक्वल कर देंगे। C अपॉन लैम्डा इक्वल टू V अपॉन लैम्डा डैश। यहाँ से आप लैम्डा डैश निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, तो आपका लैम्डा डैश आ जाएगा V अपॉन C इंटू लैम्डा। इस V को सबसे नीचे आप ले जाएंगे तो लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा अपॉन C अपॉन V हो जाएगा। C अपॉन V को आप कहते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हो म्यू से, तो लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू। गाइस जब आप C अपॉन V को क्या है म्यू लिखें तो आप ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिएगा कि C अपॉन V इक्वल टू म्यू, जिससे कि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे तो उसको क्या प्रॉपर वे में समझ में सारी चीज आ सके। गाइस उम्मीद है कि आपको ये आर्टिकल काफी अच्छे समझ में आया होगा। गाइस यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट हो सकते कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। हेलो वेलकम टू अकेडमी गाइस। आज है आपका लेक्चर नंबर 7 और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो गाइस क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, इसको हम डिस्कस करेंगे और इसके रिगार्डिंग जो भी आर्टिकल है वो हम अभी प्रूव करके देखेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। और गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके प्रीवियस जो आपके 6 लेक्चर हैं वो आपके अपलोड किए जा चुके हैं। इन लेक्चर्स को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। गाइस आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सभी के सभी वीडियो फ्री में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो देखिए रिवर्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है ये समझिए पहले आप। देखिए यदि हम आपसे रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो देखिए रिवर्सिबिलिटी का देखिए क्या मतलब होता है, देखिए खुद सोच के देखिए रिवर्सिबिलिटी। अब देखिए रिवर्स और बिल्टी, देखिए रिवर्स का मतलब क्या होता है, कोई चीज वापस आना, कोई चीज वापस आने को कहते हैं रिवर्स होना। मतलब अगर मैं यहां तक आया फिर से फिर वापस गया तो इसको कहा रिवर्स, मतलब जैसे गए वैसे आए। तो यहां पर देखिए क्या होगा, रे ऑफ लाइट एक मीडियम से जाएगी, अब जैसे जाएगी वैसे ही यदि वापस आ जाती है तो इसको कहते हैं रिवर्सिबिलिटी। तो मतलब यही प्रिंसिपल है, मतलब यदि कोई रे ऑफ लाइट अपने पाथ जिस पाथ पर जाती है और उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस आ जाती है तो इसको आप बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब देखिए डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, जैसे ये हमने सरफेस लिया है SS डैश, मीडियम फर्स्ट ले लिया है और ये मीडियम सेकंड ले लिया है। तो इधर जितना भी ये मीडियम है ये मीडियम फर्स्ट है आपका, और इधर जो मीडियम है ये आपका मीडियम सेकंड है। अब एक हमने क्या नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है। नॉर्मल क्यों ड्रॉ किया हुआ है ये समझेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था शुरुआत में, पहले हम रे ऑफ लाइट क्या इंसिडेंट कराते हैं। पॉइंट ओ पर रे ऑफ लाइट क्या है इंसिडेंट की, जहाँ इंसिडेंट करती है वहाँ पर हम क्या करते हैं नॉर्मल बनाते हैं। तो ये आपका जो नॉर्मल है वो क्या है ड्रॉ कर दिया गया है। अब देखिए हुआ क्या है, रे ऑफ लाइट पहले इंसिडेंट किया, ये हमने ब्लैक एरो से शो किया है। ये रे ऑफ लाइट क्या है जा रही है ब्लैक एरो से, फिर ये यहां से क्या हो रहा है नॉर्मल के टुवर्ड्स क्या हो रहा है बेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट क्या है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है। जब आपकी रे ऑफ लाइट क्या है रेयरर मीडियम से डेंसर में आती है, रेयरर से डेंसर में आती है तो क्या होता है जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल के टुवर्ड्स क्या है बेंड हो जाती है।
फिर इसमें देखिए क्या होगा, यदि आप यहाँ पर कोई चीज़ लगा दें, जैसे सपोज करिए आप यहाँ पर क्या है मिरर लगा दें, सपोज करिए आप यहाँ पर क्या मिरर लगा देते हैं। यदि आप मिरर यहाँ लगा देंगे इस पॉइंट पे, तो मिरर लगाने से देखिए क्या होगा कि रे ऑफ लाइट जैसा आया था वैसा ही क्या है वापस क्या है उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो देखिए ये बिल्कुल प्लेन मिरर अगर आप लगा देंगे तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो रे ऑफ लाइट है वो वापस भी चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि जब हमारा पाथ क्या है ए से लेके बी तक हो रहा है, मतलब ए टू बी जब रे ऑफ लाइट क्या है जा रही है, तो जैसा आपको मैंने बताया कि रे ऑफ लाइट क्या है ए से बी क्या है ट्रैवल कर रही है। तो देखिए यदि हम कंसीडर कर लें कि मीडियम 1 से मीडियम 2 में रे ऑफ लाइट जा रही है, मीडियम 1 टू मीडियम 2, यदि ऐसा हो रहा है तो आप क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लिख सकते हैं 1μ2 इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। ये वैल्यू आप क्या है लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए 1μ2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है इसलिए 1μ2 और एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर, ये आप कर देंगे। इसको आप डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इसके बाद अब आप क्या करेंगे, रिवर्सिबिलिटी फॉलो करेंगे, मतलब मीडियम 2 से मीडियम 1 में रे ऑफ लाइट आएगी। अब देखिए 2 से ये 2 से क्या है रेड वाला एरो देखिए रेड वाला, ये 2 से क्या है 1 में आ रही है। अगर 2 से 1 में आएगी तो आप लिखेंगे 2, इधर लिखेंगे 1, इधर लिखेंगे म्यू, तो 2μ1 इक्वल। अब देखिए जब यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है तो यहाँ पर जब आप साइन आई लेंगे तो यहाँ पर आई का काम कौन कर रहा है, आर कर रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे साइन आर। और यहाँ पर जब ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है रेड एरो को देखिए, तो यहाँ पर आर का काम कौन कर रहा है, आई, तो यहाँ पर अपॉन में साइन आई हो जाएगा। इसको आप डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2। बस ध्यान रखने वाली जो इक्वेशन है वो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, इसको ध्यान से रखिए। 2 से 1 में गया इसलिए 2μ1 हो गया, और आपका यहाँ पर इंसिडेंस एंगल का काम आर कर रहा है और यहाँ पर रिफ्रैक्शन एंगल का काम क्या है, आई कर रहा है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो 2μ1 इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई, इन दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि हम इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए आपको आगे समझिए क्या दिखाई देगा। आपके सामने जो टर्म दिखाई देगा वो देखिए क्या होगा, आपके सामने ये आएगा 1μ2 इंटू 2μ1 इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर इंटू ये टर्म हमने लिखा यहाँ पर, फिर ये टर्म इसके इंटू में लिखे इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। अब देखिए इस साइन आर से ये साइन आर कट गया और इस साइन आई से ये साइन आई कट गया, तो इधर क्या आ गया, ये आरएचएस में 1 आ गया। तो आप लिखेंगे 1μ2 इंटू 2μ1 इक्वल टू 1। तो ये आपका क्या है फाइनल एक्सप्रेशन क्या है आ जाता है। तो गाइस इस तरीके से ये आर्टिकल आपका क्या हो जाता है। गाइस ये आर्टिकल यहाँ पर एंड हो जाता है, बट गाइस अगर हम चाहें तो इस स्टेप को एक स्टेप में और एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि आपके पास ऐसे भी लिख के आ सकता है एग्जाम में। इसको देखिए अगर आप 1μ2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके जाएं आरएचएस साइड में, तो देखिए क्या हो जाएगा 2μ1 इक्वल 1 अपॉन 1μ2, ये आपका आ जाएगा। तो ये भी आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, एक एक्सप्रेशन ये एक एक्सप्रेशन ये। तो जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग आप क्या आंसर कर देंगे। और गाइस यदि कोई आपकी प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट और उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस इसका जो फ्री नोट्स है वो हमारे फेसबुक पेज पर, फेसबुक ग्रुप पर, और जो भी हमारे लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, उनको आप क्या है लाइक ज्वाइन कर लीजिए। और गाइस सभी जगह आपको क्या है इसके नोट्स और इसके जो भी लेक्चर के जो भी अपडेट्स वगैरह होते हैं वो सब कुछ आपको मिलते रहेंगे। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के अपने को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए शेड्यूल आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास ब्लॉक। एक कोई ग्लास ब्लॉक है तो उसके थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो गाइस बेसिकली देखिए हमको क्या करना है, हमको डायग्राम पढ़ना है और जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखना है, और उसके अलावा और कुछ भी पढ़ने की हमको आवश्यकता नहीं है। तो गाइस देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा एक ग्लास ब्लॉक, ये आप देख सकते हैं ये क्या है आपका एक ग्लास ब्लॉक है।
अब इस ग्लास ब्लॉक में आप क्या करोगे, ऑब्वियस सी बात है कि ग्लास ब्लॉक रखा है तो आपकी जो इंसिडेंट रे होगी वो इस पे आके क्या इंसिडेंट करेगी। जैसे ये आपका ग्लास ब्लॉक है तो इंसिडेंट रे ऐसे आएगी, इस पे इंसिडेंट करेगी। इंसिडेंट करने के बाद क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि इससे पास होगी। तो आप देख सकते हैं कि भाई इंसिडेंट रे क्या है, इस पॉइंट पे क्या इंसिडेंट कर रही है। इस पॉइंट पे इंसिडेंट होने का हम क्या करेंगे, अरे नॉर्मल बनाएंगे। तो ये नॉर्मल बना दिया आपका। अब नॉर्मल से ये क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी। तो ये हमने क्या कर दिया, रिफ्रैक्ट करा दिया। इस रे को देखिए रिफ्रैक्ट करा दिया। अब रिफ्रैक्ट होने के बाद ये क्या करेगी, फिर ग्लास से फिर एयर में जाएगी। जब ये रे ग्लास से एयर में जाएगी तो फिर क्या होगी, अपने नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, अवे हो जाएगा। तो देखिए नॉर्मल से क्या कर दिया हमने, अवे कर दिया। आपको पता है कि भाई जब रेयर से डेंसर में आएगी तो भाई नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाएगी। तो देखिए यहां पर क्या रे, ये जो आपका नॉर्मल था इसके टुवर्ड्स क्या बेंड हो गई। लेकिन जब आपकी डेंसर से रेयर में गई तो नॉर्मल से क्या हो गया, अवे हो गया। तो ये रे क्या उधर चली गई। अब गाइस ये तो आपको डायग्राम काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब गाइस आपको पता है कि भाई इंसिडेंस एंगल होता है, इमर्जेंट एंगल होता है। तो देखिए कौन सा इंसिडेंस एंगल है, कौन सा इमर्जेंट एंगल, इसको बहुत अच्छे से आप समझिए। देखिए इस पॉइंट को देखिए, ये जो आपका नॉर्मल से एंगल आई है, ये जो आपका एंगल है नॉर्मल से एंगल आई, ये आपका क्या है, इंसिडेंस एंगल है। इसको आप क्या बोलते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हो। ध्यान से सुन लीजिए, इंसिडेंट एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दोनों आप नाम बोल सकते हो। सिमिलरली ये जो आपका ई है, ये क्या है, इमर्जेंट एंगल या फिर एंगल ऑफ इमरजेंस, दोनों नाम आप क्या बोल सकते हो। तो ये आपका एंगल आपको ध्यान रखना, ये आई है और ये आपका क्या है, ई है। जो आपका यहां पे लिखा हुआ है आई आर मतलब इंसिडेंट रे, आई आर मतलब इंसिडेंट रे, आर आर मतलब रिफ्रैक्टेड रे और आपका ई आर मतलब इमरजेंट रे। तो गाइस यहाँ पे कुछ टर्म्स आपके लिए मैंने नोट करके रखे हैं जो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे आई आर क्या है, इंसिडेंट रे, जो मैंने आपको डायग्राम में बताया। आर आर क्या, रिफ्रैक्टेड रे। आपका नेक्स्ट है ई आर, ई आर क्या है, इमरजेंट रे। फिर नेक्स्ट है आपका आई आर। अब देखिए आई आर क्या है, देखिए यहां पे आप देख रहे हैं कि आई आर लिखा है, फिर दो लाइन बनी है, फिर ई आर लिखा है। इसका मतलब है कि आई आर पैरेलल टू इमरजेंट रे। आई आर मतलब इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमरजेंट रे, मतलब जो इंसिडेंट रे है और जो इमरजेंट रे है ये आपस में आपकी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। मतलब ग्लास स्लैब से जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपकी इमरजेंट रे है और जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है ये दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। तो इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आपकी इंसिडेंट रे और आपकी जो इमरजेंट रे है ये आपस में आपकी क्या होने वाली हैं, पैरेलल होने वाली हैं। अब ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। आप देखिए डायग्राम में देखिए, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी इंसिडेंट रे है। ये देखिए एक्चुअल में अगर ये आपकी सीधी जाती, देखिए ध्यान से, अगर ये रे आपकी ऐसे सीधी जाती, देखिए इस तरीके से सीधी जाती तो ये जा रही होती है आपकी, और ये आपकी क्या इमरजेंट रे है। तो आप देख सकते हैं कि भाई जो इमरजेंट रे है और जो इंसिडेंट रे है ये आपस में क्या पैरेलल हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि इंसिडेंट रे और जो आपकी इमरजेंट रे हैं ये आपस में आपकी क्या होने वाली हैं, पैरेलल होने वाली हैं। ये पॉइंट आप बहुत अच्छे समझ लीजिए। अब गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर मेंशन है वो आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखा हुआ, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए ध्यान ये रखना है आपको, जो आपका इंसिडेंट रे और जो आपके इमरजेंट रे है इन लोगों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको आप बोलते हैं एक्स। जो आपका इंसिडेंट रे है और जो आपका इमरजेंट रे इनके बीच का जो डिस्टेंस इसको आप बोलते हो एक्स, और इसी एक्स को आप कहते हो लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हो, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो गाइस जो ये आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसको आप रिप्रेजेंट करते हो एक्स से, और ये आपका डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। तो गाइस आपको बेसिकली डायग्राम समझना है और जो इसके कुछ टर्म्स है वो समझना है। अब गाइस जाओगा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो देखिए इनसे रिलेटेड हो जाएगा, क्या आई आर इमरजेंट रे के पैरेलल होता है या नहीं, मतलब इंसिडेंट रे इमरजेंट रे के पैरेलल है या नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो आप डायग्राम में रिप्रेजेंट कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इंसिडेंट रे होगा और जो इमरजेंट रे है ये आपस में पैरेलल है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आप एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी को आप क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब गाइस इसके बाद कुछ आपके फैक्टर्स आ जाएंगे कि भाई जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्या क्वेश्चन आएगा आपका कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो देखिए 4 आपके फैक्टर्स हैं जिन पर आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर है आपका थिकनेस ऑफ द ब्लॉक। जो ये आपका ब्लॉक दिया गया है, ये जो आपका ब्लॉक दिया गया है, अगर हम इसकी थिकनेस टी मान लें, अगर इसकी हम थिकनेस टी मान लें तो इस ब्लॉक की थिकनेस पे डिपेंड करेगा क्या, आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। फिर नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है आपका आई। आई क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर भी ये आपका डिपेंड करता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
फिर नेक्स्ट है आपका RI ऑफ द ब्लॉक, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ब्लॉक पर भी क्या ये डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट है वेवलेंथ, और वेवलेंथ पर भी क्या है डिपेंड करता है। अब गाइस यहाँ पे बात आती है कि भाई कैसे डिपेंड करता है, मतलब वेवलेंथ पर कैसे डिपेंड करेगा, इंसिडेंस एंगल पर कैसे डिपेंड करेगा, ये जितने भी आपके फैक्टर्स हैं इन पर कैसे डिपेंडेंसी होगी, ये चीज आपको समझना है। देखिए मैं आपको कम शब्दों में सारी जानकारी देखिए देता हूं, बहुत अच्छे समझिएगा। देखिए ये जो आपके शुरुआत के 3 फैक्टर हैं, थिकनेस ऑफ द ब्लॉक, इसको देखिए ध्यान से, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ब्लॉक। इसमें देखिए आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, जो आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है वो इंक्रीज करेगा थिकनेस बढ़ने पर, वो आपका इंक्रीज करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करने पर, वो आपका इंक्रीज करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करने पर। मतलब अगर आपका ये जो 3 फैक्टर्स है, थिकनेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और आपका RI, अगर ये तीनों फैक्टर अगर आपके इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो भी इंक्रीज करेगा। तो इनकी जो डिपेंडेंसी है वो आपकी अलग अलग होती है। तो ध्यान रखेंगे, अगर थिकनेस अगर आप ब्लॉक की बढ़ाओगे, अगर आप ब्लॉक की थिकनेस बढ़ाओगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करोगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज करेगा। अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करोगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा। बट अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो यहां पर उल्टा होगा। मतलब अगर आप वेवलेंथ इंक्रीज करोगे, अगर आप वेवलेंथ इंक्रीज करोगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर वेवलेंथ इंक्रीज करोगे तो आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर जाएगा। मतलब एक तरीके से हम सिंपल शब्द में ये भी कह सकते हैं कि भाई यहां पर जो रिलेशन हो रहा है वो सेम हो रहा है। सेम से मतलब अगर फर्स्ट 3 क्वांटिटी को देखें तो एज अ प्रोपोर्शनल रिलेशन हो रहा है, और अगर आप वेवलेंथ के फॉर्म में देखें एज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आपका रिलेशन हो रहा है। तो गाइस ये चीज आप ध्यान रखेंगे। गाइस आपको केवल क्या करना है, डायग्राम समझना है, जो भी सेटेड पॉइंट्स है वो समझने हैं, और बस इन्हीं पॉइंट की बेसिस पर जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। गाइस आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन की प्लेलिस्ट आ चुकी है, एमसीक्यू क्वेश्चन आईसीएसई क्लास 10। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू देखिए और सभी चैप्टर के एमसीक्यू आपके लिए डाल दिए गए हैं। और गाइस कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अब गाइस इसके बाद हम कुछ और टॉपिक्स भी देखेंगे कि भाई और टॉपिक्स कौन कौन से जिनसे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। तो गाइस अभी आप पूरे वीडियो के साथ बने रहिए। अब गाइस हम डिस्कस कर लेते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो गाइस देखते हैं कि भाई प्रिज्म में कैसे आपका रिफ्रैक्शन होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको देखिए क्या करना होगा, आपको प्रिज्म बनाना होगा, और प्रिज्म बनाने के बाद उस पर इंसिडेंट रे गिरानी होगी, उसके बाद आपका क्या रिफ्रैक्शन होगा। तो देखिए नॉर्मली देखिए फिगर आपके सामने है, बट ये बनेगा कैसे ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो देखिए जो डायग्राम आपका जो बनता है वो आप समझिए कैसे बनता है। तो देखिए आप क्या करते हैं, एक आप प्रिज्म लेते हैं, पहले तो आप क्या करते हैं, एक आप प्रिज्म लेते हैं। जैसे ये हमने प्रिज्म क्या लिया हुआ है, अब देखिए प्रिज्म लेने के बाद देखिए क्या करते हैं, प्रिज्म जैसे हमने ले लिया तो उसको लेने के बाद क्या करते हैं, इंसिडेंट रे लेके आते हैं। ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई। अब इंसिडेंट रे क्या इस पर इंसिडेंट करती है तो फिर क्या बनाते हैं, नॉर्मल बनाते हैं। मतलब जहां पे इंसिडेंट करती है रे तो वहां पर क्या बनाते हैं, नॉर्मल बनाते हैं। तो ये आपका हो गया नॉर्मल। नॉर्मल के बाद ये क्या हो जाएगी, आपकी बेंट हो जाएगी। अब ये आपकी इधर जाएगी, फिर अब इस पॉइंट पे जैसे ही जाएगी, अब यहां से क्या आने वाली है, बाहर आने वाली है। अगर बाहर आएगी तो क्या आएगी, फिर डेंसर से फिर रेयरर आपका हो रहा है। भाई ये आपका गिलास है तो ये आपका डेंसर हो गया, और जो ये आपका बाहर वाला पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन, इधर आपके एयर है, तो फिर आपका डेंसर से जब आपका एयर में आएगा तो क्या होगा, अभी हो जाएगा नॉर्मल। तो नॉर्मल ये है आपका, तो इससे अभी कर दीजिए दूर। तो ये आपका डायग्राम हो जाता है। ये आपका इंसिडेंट एंगल हो जाता है, ये आपका फर्स्ट रिफ्रैक्शन एंगल, ये आपका इमर्जेंट एंगल, ये आपका R2 हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपका डायग्राम क्या बनता है। अब देखिए इस डायग्राम को देखिए ध्यान से कैसे बनाया गया। पहले ये आपका एक प्रिज्म लिया गया, इसके बाद आपका इंसिडेंट रे इंसिडेंट किया, इस पॉइंट पे इंसिडेंट किया, तो फिर यहाँ पे क्या किया, नॉर्मल बनाया। देखिए ये डॉटेड वाला नॉर्मल बनाया, ये देखिए दिख रहे हैं आप कि जो आपका डॉटेड है ये आपका क्या नॉर्मल बना हुआ है, ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। अब गाइस इसके बाद देखिए क्या है, ये नॉर्मल हो गया तो आपका यहाँ से क्या है, इधर बेंट हो गई। इसको आपने I1 बोला और इसको आपने R1 बोला। फिर अब क्या होगा, इस पॉइंट पे इंसिडेंट करी, यहाँ से क्या फिर बाहर जाने वाली है, तो ग्लास से एयर में जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है, तो क्या होगा, नॉर्मल से अवे हो जाएगा, तो अवे कर दिया। अब ये एंगल आपका I2 हो गया और ये एंगल आपका R2 हो गया। अब देखिए क्या होता है, इंसिडेंट रे को हमने क्या है आगे बढ़ाया, इंसिडेंट रे को क्या है आगे बढ़ाया,
और जो आपका इमरजेंट रे था इसको पीछे बढ़ाया। कैसे बढ़ाना है? डॉटेड बढ़ाना है, डॉटेड। अगर इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाएं, इमरजेंट रे को पीछे बढ़ाएं, तो जो ये आपका एंगल आता है, जो भी ये आपका एंगल आता है, इसको आप बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब जो आपका इंसिडेंट रे है वो अपना इस एंगल डेल्टा पर क्या हो गई? डेविएट हो गई। क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि भाई इंसिडेंट रे ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन इमरजेंट रे ऐसे हो गई, तो मतलब इतना क्या, ये जब हम बैक लेके आते हैं तो हमको पता चलता है कि भाई इतना क्या है, डेविएशन हो गया, मतलब इतना एंगल चेंज हो गया, तो इसको आप बोलते हो एंगल ऑफ डेविएशन। तो गाइस ये आपका डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो जाता है और आपको पता है कि भाई ये जो आई आर इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई आर आपका इमरजेंट रे को रिप्रेजेंट कर रहा है। और गाइस जो आपका ये जो एंगल ए होता है ये आपके प्रिज्म एंगल को क्या रिप्रेजेंट करता है। तो गाइस यदि आपको डायग्राम क्लियर है तो इसके बाद आपको कुछ पॉइंट्स देखने हैं और कुछ भी आपको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। गाइस डेरिवेशन कोई नीड नहीं है, बिकॉज आपका पेपर क्या है, एमसीक्यू बेस्ड है। तो कौन कौन से पॉइंट्स जो आपको क्या है एमसीक्यू पेपर की बेसिस पर क्या है कवर करने हैं वो समझिए। देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है उसकी वैल्यू क्या आती है? उसकी वैल्यू आती है I1 प्लस I2 माइनस ब्रैकेट R1 प्लस I2। ये जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है ये आपको काफी अच्छे से पता होना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल की वैल्यू R1 प्लस I2 होती है। फिर नेक्स्ट है आपका जो I1 प्लस I2 है इसकी वैल्यू A प्लस डेल्टा होती है। गाइस ये तीन सिर्फ आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए और इन तीन फॉर्मूले के बेसिस पर आपके काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी हो जाते हैं। तो ये जो आपके प्रिज्म है इसके लिए ये तीन फॉर्मूले आपको क्या बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। अब गाइस इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आपका आता है फैक्टर अफेक्टिंग डेल्टा, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखिए एंगल ऑफ डेविएशन किस किस पर डिपेंड करता है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट है आपका इंसिडेंस एंगल, सेकंड है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्ड है आपका प्रिज्म एंगल और फोर्थ है आपका वेवलेंथ। तो गाइस ये आपके फोर फैक्टर हैं जिन पर आपका डिपेंड करता है डेल्टा। अब गाइस कैसे डिपेंडेंसी होती है वो समझिए ध्यान से बहुत अच्छे से। गाइस सबसे पहले बात आती है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो गाइस इसको समझने के लिए हम अभी आपको थोड़ा लेट बताते हैं। पहले आप जो आगे के फैक्टर उनको देखिए क्योंकि ये फैक्टर इजी है, इसको थोड़ा समझाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, उसको आप थोड़ा वेट करिए। देखिए पहले आपका आता है म्यू, जिसको आप कहते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कैसे डिपेंडेंसी होती है। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज करेगा। सिमिलरली जो थर्ड पॉइंट है वो आपका प्रिज्म एंगल। इसी तरीके से अगर प्रिज्म एंगल इंक्रीज करेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी आपका इंक्रीज करेगा। और जो आपका लास्ट पॉइंट है वेवलेंथ, तो गाइस वेवलेंथ में उल्टा होता है, अगर वेवलेंथ इंक्रीज करेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या डिक्रीज कर जाएगा। तो गाइस ये जो पॉइंट है इनको आपको काफी अच्छे से क्या लर्न करना है। अब गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट बात है वो है आपकी जो फैक्टर जो आपका आई है उस पर कैसे डिपेंडेंसी होती है। तो गाइस उसके लिए आपको एक डायग्राम क्या समझना पड़ेगा और उसकी बेसिस पर आप समझ पाएंगे भाई कैसे चीजें वेरी करती हैं। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, आपको एक डायग्राम समझना है। तो इसके लिए हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि भाई डायग्राम कैसे और क्या बनेगा और उसकी बेसिस पर आप क्या है अपने क्वेश्चंस को क्या है कर सकते हैं। तो गाइस देखिए बात है यहाँ पर आपका जो डेल्टा है वो आई पर कैसे डिपेंड कर रहा है। तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आई वर्सेस डेल्टा कर्व क्या बनाना पड़ेगा, आई वर्सेस डेल्टा कर्व आपको क्या बनाना पड़ेगा। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप इधर ले लेंगे आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और इधर आप ले लेंगे डेविएशन एंगल। इधर क्या ले लेंगे आप एंगल ऑफ डेविएशन और इधर आप ले लेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए जो वेरिएशन जाता है वो इस तरीके से जाता है। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्या मिनिमम पॉइंट है, ये क्या है आपका मिनिमम पॉइंट है। अब देखिए यहां पर देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, यहां पर आपको दिख रहा है कि भाई आप जब एंगल ऑफ, देखिए यहां पर वैल्यू ये थी, यहां पर वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस की ये थी। अब आप यहां से यहां जा रहे हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। क्या कर रहे हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस आप इंक्रीज कर रहे हो। लेकिन आप देख रहे हैं कि भाई डेविएशन एंगल इस पॉइंट पर ये वैल्यू थी, बट इस पॉइंट पर ये जो वैल्यू है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करने पर पहले एंगल ऑफ डेविएशन क्या करता है, डिक्रीज करता है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां से यहां आया, मतलब ये आपका क्या किया, ये आपका किया इंक्रीज, क्या किया, ये आपका इंक्रीज किया। लेकिन इसके इंक्रीज होने की वजह से
यहाँ पर क्या हो गया एंगल ऑफ डेविएशन में, यहाँ पे आपका डिक्रीज हो गया। क्या हो गया आपका? डिक्रीज हो गया। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले इंक्रीज करेगा, इंक्रीज होने पर एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? डिक्रीज कर जाएगा। अब उसके बाद देखिए एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर जो आपका जो I1 है, इस पॉइंट पर I1 और I2 की वैल्यू क्या है? सेम होगी। उस जब ये I1 I2 सेम होगा तो ये वैल्यू आगे आप देख रहे हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन फिर क्या करने वाला है? इंक्रीज करने वाला है। तो देखिए अब क्या होगा, ध्यान से देखिए। अब यहां पर जो एंगल ऑफ डेविएशन ये यहां पे इंक्रीज कर रहा है, ये यहां पर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पर इंक्रीज करने के बाद अब ये जो आपका जो कर्व देखिए ऊपर तक जा रहा है इस तरीके से, तो यहां पर ये क्या कर रहा है? आपका एंगल ऑफ डेविएशन अब ये आपका क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। मतलब डिपेंड करता है कि भाई क्या सिचुएशन आ रही है। तो आपने जो मेन चीज देखी वो ये देखा कि शुरुआत में स्टार्टिंग में पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करने पर एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करेगा, और पर्टिकुलर पॉइंट पर आने के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेगा, फिर उसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन क्या इंक्रीज करना क्या शुरू कर जाएगा। मतलब आई को पहले आप बढ़ाओगे, आई को अगर आप इंक्रीज करोगे तो पहले डेविएशन एंगल डिक्रीज करेगा, उसके बाद आपका क्या है? इंक्रीज करेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मतलब आई इंक्रीज करने पर एंगल ऑफ डेविएशन पहले डिक्रीज करता है, उसके बाद आपका क्या करता है? इंक्रीज करता है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो गाइस ये जो आपका प्रिज्म का केस था ये आपको पूरी तरीके से मैंने आपको समझाया। और गाइस जो आपके और टॉपिक्स हैं उनको भी हम क्या है देख लेते हैं। गाइस इसमें एक जो आपका लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। गाइस यहां पर जो आपका जो मिनिमम डेविएशन आता है, जो आपका मिनिमम डेविएशन आता है वो आपका आता है 2i - a। तो गाइस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि भाई जो मिनिमम डेविएशन की जब कंडीशन होती है तो 2i - a आपको क्या फॉर्मूला लगाना है। तो ध्यान रखेंगे मिनिमम डेविएशन क्या कंडीशन होती है, जो आपका I1 है वो आपका I2 के इक्वल होता है मिनिमम डेविएशन में, और डेल्टा मिन की वैल्यू जो है आपकी वो 2i - a होती है। तो ये दो पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। मिनिमम डेविएशन तब एग्जिस्ट करेगा जब आपका I1 I2 के इक्वल होगा, और मिनिमम डेविएशन जो फॉर्मूला होगा वो आपका 2i - a होगा। गाइस अब हम डिस्कस कर लेते हैं रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। तो गाइस देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि भाई रियल डेप्थ इसको कहते हैं और अपेरेंट डेप्थ इसको कहते हैं। तो गाइस बहुत ही बेसिक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। तो गाइस आपको पता है कि लगभग सभी घरों में क्या है? ड्रम होता है या फिर टंकी होता है। अब मान लीजिए उसमें हमारा एक जो मग्गा है या फिर एक गिलास है वो अगर गिर जाता है, तो गाइस जब आप देखेंगे कि भाई जो ड्रम के अंदर जो आपका मग्गा या फिर गिलास गिर गया है, और जब आप उसको ऐसे ऊपर से देखेंगे, जब आप उसको बिल्कुल जस्ट ऊपर से देखेंगे, तो इसका मतलब होता है कि भाई जो रे ऑफ लाइट है वो डायरेक्टली आपकी आई में क्या आ रही है। और गाइस जब जैसे मान लीजिए ड्रम इधर रखा हुआ है और हम इधर से देख रहे हैं, तो गाइस नीचे जो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा वो हमको थोड़ा पास दिखाई देता है, लेकिन जब हम उसके अंदर हाथ डालते हैं तो हमको पता चलता है कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? काफी अंदर है, मतलब वो और गहराई पे, लेकिन हमको बहुत लगता है कि भाई जैसे कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ है। तो गाइस हम देखते हैं कि भाई जब ड्रम के अंदर कोई मग्गा गिर जाता है, जब हम उसको उठाने का प्रयास करते हैं तो हमको दिखाई देता है कि भाई वो ऑब्जेक्ट वास्तव में अंदर होता है, बट हमको अपीयर होता है कि वो ऊपर की तरफ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो गाइस इसी जो पोजीशन है एक्चुअल में जो हमको दिख रहा है, जो हमको हमारी आई देख रही है, वो क्यों हो रहा है? वो हो रहा है सिर्फ रिफ्रैक्शन की वजह से। और गाइस जो हमको दिख रहा है बाहर की तरफ से वो है आपका अपेरेंट डेप्थ, बट जब हम अंदर हाथ डालते हैं और चेक करते हैं कि भाई मग्गा कहां पर है, तो वो एक्चुअल में होता है आपका रियल डेप्थ। मतलब जो एक्चुअल में है वो आपका रियल है, और अपेरेंट मतलब होता है जिसका आपको आभास हो रहा है, जो आपको इमेजिन हो रहा है, मतलब जो आपको इमेजिन हो रहा है उसको आप बोलते हो अपेरेंट। तो गाइस ये आपको समझ में आया होगा कि भाई रियल डेप्थ क्या है और अपेरेंट डेप्थ क्या है। जैसे मैं अब आपको क्या है डायग्राम के बेसिस पे समझाऊंगा। जैसे सपोज करिए आपका ये क्या है? सरफेस है। सपोज कर लीजिए ये आपका सरफेस है। अब सरफेस के जो बॉटम साइड में अगर आप नीचे की तरफ जाएं तो इधर क्या है? पूरा का पूरा पानी है, और जो ऊपर की साइड में अगर आप जाते हैं तो आपका क्या है? एयर है। अब गाइस ये चीज आप सपोज कर लीजिए। अब देखिए होगा क्या, अब आपको पता है कि भाई यहां पर क्या है? वाटर है नीचे की तरफ। अब जैसे हम ले लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट ओ यहां पर सिचुएटेड है। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट अगर वो यहां पर सिचुएटेड है, और अगर कोई पर्सन वर्टिकली देखेगा, अगर कोई पर्सन वर्टिकली देखेगा, ये आप देख सकते हैं, यदि कोई भी पर्सन अगर वर्टिकली देखेगा तो देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिए।
अगर ये जो पर्सन ये वर्टिकली देख रहा है तो जो रे ऑफ लाइट है वो डायरेक्टली क्या है, सीधा चला जाएगा उसकी आई में। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट इस साइड से देखेगा, अगर आप इसको देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से देख रहा है तो देखिए क्या होगा, यहां से रे ऑफ लाइट जाएगी, यहां से जो ये रे ऑफ लाइट है वो जाएगी। अब आपको पता है कि भाई वाटर से एयर में जा रही है तो मतलब मीडियम चेंज हो रहा है। अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो इस पॉइंट पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो गाइस इस पॉइंट हम नॉर्मल बनाएंगे और रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। आपको पता है कि भाई ये क्या है, डेंसर से रेयर में जा रही है। अगर रे डेंसर से रेयर में जा रही है तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। और इसको हमने क्या कर दिया, नॉर्मल इधर है तो हमने इससे दूर कर दिया, इस साइड कर दिया, इस साइड कर दिया, तो ये रे क्या है, इधर चली गई। जो आपका ऑब्जर्वर होता है, जो इसको देख रहा है ऑब्जेक्ट को, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको देख रहा है, कौन देख रहा है, ऑब्जर्वर देख रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे कि भाई ये जो आपका ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जेक्ट को क्या है, देख रहा है। तो गाइस ये जो ऑब्जर्वर है ये इस ऑब्जेक्ट को क्या देख रहा है। जब आप खुद सोच के देखिए, यदि इस ऑब्जर्वर से पूछा जाएगा कि भाई रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, इस ऑब्जर्वर से पूछा जाएगा भाई रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, तो इसको देखिए क्या लगेगा, ध्यान से देखिएगा। ये कहेगा कि भाई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही होगी, ये कहेगा ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही होगी। मतलब उसको क्या लग रहा होगा, उसको ये लग रहा होगा कि भाई ये जो रे ऑफ लाइट है ये इस तरीके से डॉटेड गई, इसको सीधा जा रहा होगा। मतलब इसको लग रहा होगा कि जो रे ऑफ लाइट है वो इधर से आ रही होगी, इस पॉइंट आई से आ रही होगी। और इसीलिए जो ऑब्जेक्ट है यहां से यहां उसको क्या अपीयर होता है, मतलब ऑब्जेक्ट एक्चुअल में यहां पर है लेकिन उसको अपीयर कहां हो रहा है, पॉइंट आई पर। तो गाइस आपको ध्यान से ये समझना है कि जो आपका ऑब्जेक्ट अपीयर आई पे हो रहा है, तो ये जो आपका यहां से लेके यहां तक का जो डेप्थ हुआ, ये जो आपका डेप्थ हुआ ये आपका हुआ रियल डेप्थ, और ये जो आपका डेप्थ हुआ ये हुआ आपका अपेरेंट डेप्थ। मतलब अपेरेंट उसको लग रहा है लेकिन एक्चुअल में ये कंडीशन नहीं है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट क्या है, इसी पॉइंट पर क्या सिचुएटेड है। तो गाइस ये चीज आप समझ गए होंगे कि भाई कहां पर क्या सिचुएशन हो रही है। गाइस ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि ये आपका ऑब्जर्वर है, और ये अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो गाइस आपको अपने एमसीक्यू क्वेश्चन करने के लिए बस ये डायग्राम को अच्छे से समझना है, और डायग्राम को समझने के बाद जो आपके फॉर्मूलेस आने वाले हैं उनको देखना है। तो गाइस देखिए पहला फॉर्मूला हम देखते हैं, भाई क्या फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो गाइस फर्स्ट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, अपेरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू। क्या लिखा है, अपेरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू। अब देखिए म्यू में ध्यान रखना है कि ए म्यू एम लिखना है। देखिए ए का मतलब है एयर, म्यू का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एम का मतलब है मीडियम। तो ए म्यू एम, ये चीज आपको क्या है काफी अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका शिफ्ट का। तो देखिए जो शिफ्ट की वैल्यू होगी वो देखिए क्या होगी, शिफ्ट की वैल्यू होगी रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। अब गाइस काफी लोग सोच रहे होंगे भाई शिफ्ट क्या चीज है। तो देखिए जो आपका डिफरेंस होता है, ये जो आपका डिफरेंस आया है, मतलब जितना ऑब्जर्वर का जो शिफ्ट हो गया उसकी आई में, तो इसको आप बोलते हो शिफ्ट। तो गाइस इस पॉइंट को आप बोलोगे शिफ्ट, मतलब ये जो आपका डिस्टेंस है इसको आप बोलोगे, आईओ को बोलोगे शिफ्ट। तो ध्यान रखेंगे कि जो आपका रियल डेप्थ है, इसमें देखिए ध्यान से फिगर में, ये जो आपका रियल डेप्थ है, ये जो इतना आपका जो ये रियल डेप्थ है, इस रियल डेप्थ से ये जो आपका अपेरेंट डेप्थ है इसको माइनस करोगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा, इसको आप बोलोगे शिफ्ट। तो गाइस ये चीज आपको ध्यान रखना है भाई शिफ्ट क्या होता है। तो शिफ्ट ध्यान रखिए रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। अब बात करते हैं भाई फॉर्मूला क्या हो जाता है। तो देखिए शिफ्ट का फॉर्मूला होगा रियल डेप्थ ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। अब म्यू में फिर से वही चीज ए म्यू एम आपको क्या राइट करना है। गाइस बस आपको रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ वाले आर्टिकल में डायग्राम पता होना चाहिए, और ये आपके फॉर्मूले पता होना चाहिए। और गाइस इन फॉर्मूले के बेसिस पर आपके काफी क्या जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे वो काफी आसानी से हो जाएंगे। अब गाइस हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग शिफ्ट, मतलब शिफ्ट पर कौन कौन से फैक्टर क्या डिपेंड करते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के फॉर्म में काफी बार आ जाते हैं, और ये जो फैक्टर्स हैं इनको समझना आपके लिए क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस देखिए 3 आपके फैक्टर हैं जिन पर आपका डिपेंड करेगा शिफ्ट। देखिए फर्स्ट फैक्टर है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, सेकंड है आपका थिकनेस ऑफ द डेंसर मीडियम, एंड थर्ड है आपका कलर और वेवलेंथ ऑफ द मीडियम। इन पर डिपेंड करेगा आपका शिफ्ट। अब गाइस बात आती है कि कैसे डिपेंड करेगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो देखिए ये पॉइंट आपको समझना है। देखिए ध्यान आपको ये रखना है, जो आपका फर्स्ट पॉइंट जैसे आपका देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा,
अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो जो आपका स्विफ्ट होगा उसकी वैल्यू भी आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा तो स्विफ्ट की वैल्यू भी आपकी क्या इंक्रीज करने वाली है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका थिकनेस। तो गाइस अगर आपका जो थिकनेस होगा अगर उसकी वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे तो स्विफ्ट की वैल्यू भी आपकी क्या करने वाली है, इंक्रीज करने वाली है। तो गाइस ध्यान रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा तो स्विफ्ट इंक्रीज करेगा, आपका थिकनेस इंक्रीज करेगा तो भी आपका स्विफ्ट इंक्रीज करेगा। अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें कलर और वेवलेंथ, तो देखिए इसमें क्या होगा, देखिए कलर कह लीजिए या इसको आप वेवलेंथ कह लीजिए, एक ही चीज आप कह सकते हैं। देखिए अगर आपकी जो वेवलेंथ है, अगर जो आपकी वेवलेंथ है उसकी वैल्यू अगर आपकी इंक्रीज करेगी तो फिर जो आपका स्विफ्ट होगा वो आपका डिक्रीज कर जाएगा। बस जो आपके अभी तक जो आपने सारे फैक्टर देखे उनमें आपने एक चीज ये कॉमन देखी होगी कि जब आपकी वेवलेंथ की बात आती है, जब वेवलेंथ इंक्रीज करता है तो जो आपके फैक्टर्स हैं वो हमेशा आपके क्या करने वाले, डिक्रीज करने वाले। तो गाइस अक्सर ये चीजें क्या है आपकी फॉलो कर रही है चैप्टर में, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिर बेंडिंग। देखिए ध्यान से देखिए टॉपिक का क्या नाम है, अपेरेंट बेंडिंग ऑफ अ स्टिक अंडर वाटर। मतलब एक आपके पास स्टिक है वो आपने वाटर के अंदर डाल रखा है तो वो बेंड हो जाती है, क्यों? मतलब अगर कोई ऑब्जर्वर स्टिक को देख रहा है बाहर से तो उसको लगता है कि भाई जो स्टिक है वो क्या मुड़ी हुई है। तो देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपकी स्टिक है, सपोज करिए ये आपकी क्या है, स्टिक है। अब देखिए अगर ये आपकी स्टिक है तो देखिए ये स्टिक क्या है, वाटर में डाली गई है। इधर जो आपका ये सरफेस है इसके नीचे आपका क्या है, वाटर है और ऊपर क्या है आपका एयर है। और आप यहां देख सकते हैं ये वाटर लिखा है, इधर आपका एयर लिखा है। अब देखिए होगा क्या, ये स्टिक है, अब यहां से क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट होगी, देखिए एक रे ऑफ लाइट आपकी ऐसे जाएगी और यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर है जिसकी आई लगी होगी, और इस तरीके से यहाँ पे भी आपका ऑब्जर्वर है जिसकी आई लगी होगी। तो देखिए यहां से रे ऑफ लाइट जाएगी और इस ऑब्जर्वर की आंख में जाएगी, फिर एक रे ऑफ लाइट इस कॉर्नर से जाएगी, ये आपके इस आई में जाएगी। तो फिर देखिए जब हम इन रेस को पीछे मोड़ते हैं, यहां से पीछे लेके आते हैं तो इस पॉइंट पे मिलती हैं। तो जो आपकी जो रॉड है वो आपकी अपीयर होती है इस पॉइंट पे इस तरीके से। तो जो आपकी रॉड है, जो आपकी स्टिक है वो आपकी इस तरीके से अपीयर होती है। मतलब उसको लगता है कि भाई जो रॉड है वो आपकी क्या बेंड हो चुकी है। तो बेसिकली देखिए होता क्या कि जो ऑब्जर्वर है उसको तो पता नहीं भाई अंदर रिफ्लेक्शन होने वाला है, उसको तो जो यहां से दिखाई दे रहा है इस तरफ से, तो उसको तो यही दिख रहा है कि भाई ये जो रे है ऐसे जा रही होगी, ये रे ऐसे जा रही होगी, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। और गाइस सिर्फ रिफ्रैक्शन की वजह से ये क्या बेंडिंग हो रही है। तो गाइस अगर आपसे कॉज पूछा जाए इसका कॉज क्या है, तो कॉज इसका क्या है, रिफ्रैक्शन। तो गाइस आपसे एग्जाम में इसका जो कॉज है कि जो बेंडिंग है ये क्यों होती है, तो इसका कॉज क्या है, रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा क्या हो रहा है। गाइस अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल, एंड लास्ट वन इज कंडीशन फॉर TIR। तो गाइस सारे पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, तो इस वीडियो के एंडिंग तक आप बने रहिए। तो गाइस देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिटिकल एंगल आपका क्या होता है। देखिए यदि हम आपसे बात करते हैं क्रिटिकल एंगल की, तो देखिए ये बेसिकली आपका एक इंसिडेंट एंगल होता है। कम शब्दों में मैं आपको जो है एमसीक्यू क्वेश्चन के बेसिस पर सारी चीजें समझा रहा हूं। तो गाइस आपको ये थ्योरी पोर्शन पढ़ना है, अब अपने आप एमसीक्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पढ़ें। ये नहीं कि आपको पूरा एकदम टू दी लाइन क्या है, डेफिनेट लाइन करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, केवल चीजों को समझना है जिससे कि आप अपने एमसीक्यू क्वेश्चन क्या सही कर पाए। तो गाइस वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए क्रिटिकल एंगल क्या है, ये आपका एक इंसिडेंट एंगल है, लेकिन कब, जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री हो। ध्यान रखना है कि ये आपका एक इंसिडेंट एंगल है, लेकिन कब, जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, 90 डिग्री होता है। मतलब C की वैल्यू I के इक्वल होती है, लेकिन कब, जब आपका जो R होता है वो 90 डिग्री होता है। अगर आपका R 90 डिग्री होता है तो C और I क्या है आपका सेम हो जाता है। मतलब क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट एंगल के इक्वल होगा जब आपका R की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगा। अब देखिए गाइस आपको समझना है कि भाई डायग्राम कैसे बनेगा, किस टाइप का डायग्राम होगा। तो देखिए होगा क्या कि जो रे ऑफ लाइट है वो आपकी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। देखिए ध्यान से देखिए, जैसे हम इस डायग्राम को देखते हैं, मैं आपको इधर से समझाता हूं। देखिए इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, देखिए ये आपका एक सरफेस है आपकी, देखिए ये क्या इंसिडेंट रे है,
ये आपकी पॉइंट ओ पर क्या है इंसिडेंट करती है, इसको आप पॉइंट ओ क्या है बोल दीजिए। तो ये आपकी क्या है पॉइंट ओ पर क्या इंसिडेंट करती है। अब देखिए रे ऑफ लाइट ये आपकी आ रही है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर रिफ्रैक्शन क्या ये लाइन पे गया हुआ है। आप देख सकते हैं नॉर्मल चीज रिफ्रैक्शन ये आपका इधर गया हुआ है, मतलब जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री होगी। अगर आपका आर की वैल्यू 90 डिग्री हो गया, ये आर अगर ये वैल्यू आपकी आर की वैल्यू 90 डिग्री हो गई है तो इसका मतलब जो ये आई होगा ये आई आपका सी के इक्वल होगा, इसलिए आपका लिखा गया है सी इक्वल टू आई। तो आपको ध्यान रखना है कि रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी पॉइंट ओ पर, फिर इसके बाद ये क्या है इसका एंगल जो आर है वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। बस ये आपका क्रिटिकल एंगल है। अब गाइस यहां पर बात आती है कि भाई क्रिटिकल एंगल के लिए क्या फैक्टर्स होते हैं, किन पर ये डिपेंड करता है, मतलब जो क्रिटिकल एंगल है वो किन किन फैक्टर डिपेंड करता है। तो गाइस यहां पर आप अपने फैक्टर्स को समझ सकते हैं कि भाई क्रिटिकल एंगल किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो गाइस पहला फैक्टर है आपका वेवलेंथ और जो आपका दूसरा फैक्टर है वो आपका टेम्परेचर। तो ध्यान रखेंगे कि भाई क्रिटिकल एंगल आपके दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट वन इज आपका वेवलेंथ एंड सेकंड वन इज आपका टेम्परेचर। अब देखिए कैसे डिपेंडेंसी होगा ये समझेंगे आप। देखिए यदि आप वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, यदि आप वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे, यदि आप वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे तो जो आपका क्रिटिकल एंगल आईसी है, जो आपका क्रिटिकल एंगल आईसी है ये भी आपका क्या है इंक्रीज करेगा। ध्यान रखेंगे कि क्रिटिकल एंगल को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो आप सी से रिप्रेजेंट कर दें या फिर आप क्या करें आई और नीचे की तरफ आप क्या सी लिखते हैं, या फिर आप आईसी से रिप्रेजेंट कर दें। तो ये दो तरीके हैं जहां से आप क्रिटिकल एंगल को क्या रिप्रेजेंट करते हो, सी और आईसी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूं थोड़ा साफ साफ। इस तरीके से लिखा जाता है आई और ये सी नीचे। अब देखिए नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंडेंस इसी टाइप से होती है। देखिए कैसे होती है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो आपका क्रिटिकल एंगल आईसी है ये भी आपका क्या करने वाला है इंक्रीज करने वाला है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो ये एकदम आपका प्रोपोर्शनल जैसा क्या रिलेशन है। मतलब वेवलेंथ इंक्रीज करोगे तो क्रिटिकल एंगल इंक्रीज करेगा, आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो भी आपका क्रिटिकल एंगल क्या इंक्रीज करेगा। तो गाइस ये दो फैक्टर आपको समझ में आ गए होंगे। अब गाइस एक रिलेशन आपका आता है, वो आपका है कि रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो गाइस जो आपका रिलेशन होता है वो आपको होता है म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। तो गाइस ये जो आपका रिलेशन है म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, इससे आपके क्या कई बार आपके क्या क्वेश्चंस आते हैं और इस फॉर्मूले के बेसिस पर आपको काफी न्यूमेरिकल्स क्या करने होंगे। तो ध्यान रखेंगे म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। तो गाइस ये तो बात हो गई आपकी क्रिटिकल एंगल की, भाई क्रिटिकल एंगल क्या होता है। अब गाइस हम बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। वही जो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो क्या होता है। देखिए पहले आप समझ लो फिर उसके बाद आपको डायग्राम में बताता हूं। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देखिए टोटल मतलब पूरा का पूरा, इंटरनल मतलब अंदर ही अंदर, रिफ्लेक्शन मतलब वापस आना। मतलब क्या होगा, रे ऑफ लाइट जाएंगी और फिर वो वापस क्या है दोबारा फिर से आ जाएंगी। मतलब जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट जाने वाली हैं उसी मीडियम में रे ऑफ लाइट क्या है वापस आने वाली हैं। तो इसको आप कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए कैसे आप डायग्राम बनाओगे। जैसे ये हमने एक क्या है सरफेस ले लिया, अब आप देख रहे हैं कि ऊपर मीडियम क्या है रेयरर है और नीचे मीडियम क्या है डेंसर है। मतलब रे ऑफ लाइट आप देख रहे हैं कि भाई रे ऑफ लाइट क्या है डेंसर से रेयर में जा रही है। कहां जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है। रे ऑफ लाइट आपकी जो इंसिडेंट रे है, जो आपकी इंसिडेंट रे है वो आपकी डेंसर से रेयर में जा रही है। अब देखिए इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे ये रे ऑफ लाइट क्या है वापस देखिए आ गया, ये क्या है वापस आ गया। ये क्या आपका रिफ्रैक्टेड रे है। तो ये आप देख रहे हैं कि भाई ये पूरा वापस आया, मतलब ये क्या रिफ्लेक्शन हो गया। ये आप देख रहे हैं भाई ये आपका क्या हुआ रिफ्लेक्शन हो गया। अगर ये आपका रिफ्लेक्शन हो गया तो इसको आपका मतलब क्या दिख रहा है आपको, मतलब जितना रे गई थी पूरा का पूरा वापस आ गया। मतलब जितना भी रे ऑफ लाइट गया था वो पूरा पूरा वापस आ गया। और इसी को आप बोलते हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और गाइस इसको आप रिप्रेजेंट करते हो शॉर्ट फॉर्म में TIR, T फॉर टोटल, I फॉर इंटरनल, R फॉर रिफ्लेक्शन। तो देखिए ये तो आपका हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आपका डायग्राम हो गया। बस आपको ध्यान ये रखना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो भी रे ऑफ लाइट जाएगा वो पूरा का पूरा वापस क्या फिर से आने वाला। और इस तरीके से आप डायग्राम क्या बना दोगे। अब गाइस TIR के बाद हम देख लेते हैं कि भाई TIR के लिए क्या कंडीशंस हैं। तो देखते हैं भाई कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बात करते हैं कि भाई क्या कंडीशंस होती हैं।
तो देखिए टीआईआर के लिए दो कंडीशन है। देखिए पहली कंडीशन है कि जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो आपकी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जानी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में क्या है आपकी जानी चाहिए। ये पहली कंडीशन है टीआईआर के लिए। अब दूसरी कंडीशन देखिए क्या है, वो बहुत ध्यान से आप समझिए। देखिए जो दूसरी कंडीशन है वो आपकी ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये आपका क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना चाहिए। देखिए यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर नहीं होगा तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। देखिए वो समझिए क्यों नहीं होगा, वो चीज समझिए। देखिए आपको पता है कि भाई जब आई सी के इक्वल था, जब आपका क्रिटिकल एंगल में आई सी के इक्वल था तो आर की वैल्यू क्या 90 थी, मतलब जो रे थी वो यहां पर आ रही थी। अब हम क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या है बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल से ग्रेटर कर रहे हैं। तो फिर ये जो रे ऑफ लाइट इधर थी अब ये क्या अंदर की तरफ आना क्या शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए आपका फिर टीआईआर कब हो पाएगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या होगा ग्रेटर होगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा तो फिर आपका टीआईआर क्या है हो जाएगा। तो गाइस ये दो कंडीशन काफी पॉपुलर है और काफी बार पूछी जाती है। तो गाइस ये जो आपका चैप्टर 4 है जिसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आए हैं, तो गाइस काफी क्वेश्चन जो आपके जो मैंने बताया है यहाँ पर इनसे काफी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बन जाएंगे। तो गाइस आपको देखिए क्या करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है और जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है उनके बेसिस पे पढ़ना है। तो गाइस आपको अपने पढ़ने का तरीका आप क्या है एमसीक्यू क्वेश्चन के बेसिस पर लगाना होगा, क्योंकि पेपर में आपके सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन सेमेस्टर फर्स्ट में आने वाले हैं। तो गाइस यदि कोई आपको प्रॉब्लम है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन मिलता है क्योंकि हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। और गाइस वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने आपके लिए चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 आने वाले आपके चैप्टर 6, चैप्टर 7 के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें आप प्रॉपर वे में सभी वीडियोस को देखकर अपनी प्रिपरेशन पूरी फिजिक्स के लिए कर सकते हैं। और गाइस एमसीक्यू क्वेश्चन आपके चैप्टर 1, 2, 3, 4, 6, 7 इनके एमसीक्यू क्वेश्चन की प्लेलिस्ट क्या आपकी अलग बनी हुई है, जिसमें आप सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन देख सकते हैं। और गाइस ये क्लास आपके डिजिटल बोर्ड पर दी गई है, उन क्लासेस को आप देख सकते हैं डिजिटल बोर्ड पर एमसीक्यू क्वेश्चंस की। तो गाइस ऐसे वीडियोस आप पाते रहिए, मिलते रहिए हमारे साथ। और गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।